Good morning everyone, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi, we warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affair. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे और कवर करते हुए चलेंगे। लास्ट टाइम हमने वाइस प्रेसिडेंट को देखा था तो थोड़ा उनका भी रिवीजन करेंगे, प्रेसिडेंट को कवर करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ और उसके बाद हम सिक्किम स्टेट को कवर करते हुए चलेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, हम पहले देखेंगे अपना कोट कि आज का हमारा कोट है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी मजबूर हो जाए कि ये बंदा तो नहीं मानेगा, इसे तो सफल बनाना ही पड़ेगा, इसका तो साथ देना ही पड़ेगा। इसीलिए मेहनत करते रहना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। तो मेहनत करोगे तो सफल हो ही जाओगे, इसीलिए कड़ी मेहनत से लगे रहिए। देखते हैं, ये है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखते हैं। ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी रिज़ाइन दिया है। तो ये हो गए हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जिन्होंने हाल फिलहाल में ही रिज़ाइन दिया है। क्यों रिज़ाइन दिया है, इसके पीछे कारण माना जा रहा है यशवंत वर्मा को, जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। क्या हुआ है, हाई कोर्ट के ये जस्टिस हैं। धनखड़ जी पहले वकील रह चुके हैं, एडवोकेट रह चुके हैं। तो इनका कहना है कि अगर जस्टिस ही करप्ट हो जाएंगे, क्राइम करेंगे, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी। क्योंकि क्या हुआ था, मार्च में यशवंत वर्मा के यहाँ पर 15 करोड़ रुपए रिश्वत के पाए गए थे। वो किसके थे वो आज तक भी पता नहीं चला है कि वो रिश्वत किसने दी थी, कहाँ से वो 15 करोड़ रुपए आए। तो इसी उसमें इनसे रिज़ाइन मांगा गया, जिसमें इन्होंने रिज़ाइन अपना नहीं दिया। जब चीफ जस्टिस को हटाना होता है तो या तो वो खुद से रिज़ाइन देते हैं, अदरवाइज उन पर महाभियोग प्रक्रिया के तहत उन्हें हटाया जा सकता है, जिसमें आर्टिकल 124 सेक्शन 4, आर्टिकल 124 सेक्शन 5 के तहत इन्हें हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस को। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर जस्टिस हो हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के, इन पे डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकते। इन पर क्या होता है, या तो ये रिज़ाइन देंगे, नहीं तो इन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, डायरेक्ट कार्रवाई इन पर नहीं की जाती है। तो यही सब चीज़ें हुई। अब आज हमने ये क्यों डिस्कस करना है, क्योंकि हमें देखना है महाभियोग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलते हैं हम अपना, पहले देखते हैं थोड़ा यशवंत जी के बारे में कि यशवंत वर्मा का विवाद क्या है। मार्च 2025 में दिल्ली में वर्मा की सरकारी आवासीय पर बड़ी मात्रा में जलाए गए और आंशिक जलाए गए रुपए मिले हैं। इस घटना को कैश रो माना गया है, जिसकी जांच के लिए शीर्ष न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति गठित की गई थी और उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। धनखड़ जी को देखते हैं। उपराष्ट्रपति होने के नाते धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्ष द्वारा पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसमें जरूरी गिनती कम से कम 50 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर पूरी थी और उन्होंने इसे राज्यसभा में आगे बढ़ाया, जबकि सरकार पहले से ही लोकसभा में आम सहमति से इस प्रस्ताव को पेश करना चाहती थी। तो इन्हीं सब कश्मकश के चलते हुए क्या हुआ, ये रिजाइन की प्रक्रिया मानी जा रही है कि इन्होंने रिजाइन दिया। देखते हैं अब आगे क्या है। महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, जज के खिलाफ यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 और 124 क्लॉज 5 में दी गई है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों के लिए। इसे द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार चलाया जाता है। अब देखते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले है प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद, लोकसभा या राज्यसभा के कम से कम 100 लोकसभा के सांसद तथा 50 राज्यसभा के सांसद। अगर हम इसे लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 सांसद लोकसभा के होने चाहिए, अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सांसद राज्यसभा द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उपसभापति या फिर सभापति की स्वीकृति होनी चाहिए। क्या राज्यसभा में यह प्रस्ताव सभापति वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है, लोकसभा में अध्यक्ष स्पीकर के पास जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। वे तय करते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड में है जांच समिति, इंक्वायरी कमेटी होगी। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो 3 सदस्यों की क्या बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है, जिसमें कौन कौन होते हैं, एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और एक होते हैं हाई कोर्ट के जज और एक न्यायविद होते हैं। ये तीनों स्वीकृति देते हैं। जांच प्रक्रिया, यह समिति उस जज के खिलाफ आरोपों की जांच करती है और रिपोर्ट देती है कि आरोप सही है या फिर नहीं। इससे आगे होता है संसद वोटिंग। फिर संसद में वोटिंग होती है, कितनी
अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में उस पर वोटिंग होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हर सदन में 2/3 उपस्थित सदस्यों और कुल सदस्यों की बहुमत जरूरी है। फिर लास्ट में होता है राष्ट्रपति की मंजूरी। अगर दोनों सदनों में ये पास हो जाता है, इसके बाद राष्ट्रपति उस जज को हटा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। इसके पार्ट्स होते हैं कि किस किस तरह से महाभियोग चलाया जाता है। ये था महाभियोग का प्रोसेस। चलते हैं अब प्रेसिडेंट पर। हमारी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये हमारी 15th नंबर की राष्ट्रपति हैं। इससे पहले हमारे 14th जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 में बने थे। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 में इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। चलते हैं राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां, उनकी भूमिका, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये सब हम देखते हुए चलते हैं। आर्टिकल 62 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का एक पद होगा। आर्टिकल 62 में दिया गया है। देखते हैं राष्ट्रपति की भूमिका। भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है और राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है भारत का। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। और दूसरा कौन होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। वह भारत का राज्य प्रमुख है, लेकिन कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा चलाई जाती हैं। ये प्रमुख तो होते हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र के लिए प्रमुख होते हैं। जो सारी शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान की रक्षा करने वाला और उसका संरक्षक माना जाता है। वह भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। जो तीनों सेनाएं हमारी होती है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं इनसे रिलेटेड आर्टिकल। आर्टिकल में क्या है कि आर्टिकल 52 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 53 में दिया हुआ है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल 53 में दिया गया है। आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आर्टिकल 55 निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। आर्टिकल 56 में कार्यकाल की, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितना होगा, तो उनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता। आर्टिकल 58 में योग्यता कि जो राष्ट्रपति है उनकी योग्यता क्या होगी, तो वो 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए और उनका जो नागरिकता है वो होनी चाहिए। नागरिकता होनी चाहिए, सिर्फ नागरिकता होनी चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि जन्म से वो नागरिक भारत का होना चाहिए। उनके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में है पद की शर्तें और आर्टिकल 60 में है शपथ। आर्टिकल 61 में है महाभियोग। आर्टिकल 62 में रिक्त की स्थिति में निर्वाचन। आर्टिकल 72 में है क्षमादान शक्ति और आर्टिकल 74-75 में है मंत्री परिषद की सलाह। आर्टिकल 129 में है अध्यादेश शक्ति। ये आर्टिकल है राष्ट्रपति से रिलेटेड। देखते हैं इन्हें डिटेल में कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया, देखते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली भारत ने कहाँ से ली है, तो ये भारत के संविधान ने विभिन्न देशों से विभिन्न व्यवस्थाएं ली हैं। राष्ट्रपति का पद प्रणाली मुख्यतः इनमें से प्रेरित है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका से भिन्न है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख भी होता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो जन्म से अमेरिका के नागरिक होने चाहिए, तभी वो वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। सेकंड, वहाँ के जो राष्ट्रपति वो सिर्फ 2 बार ही इलेक्ट हो सकते हैं, वो 2 बार ही चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित तो होती हैं, लेकिन जो सारी शक्तियाँ अंडर में होती है वो होती है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के, जबकि अमेरिका में कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के ही अंडर होती हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। और ब्रिटेन में भी जो वहाँ के मुखिया होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो सेम भारत की तरह ही होते हैं। वहाँ पर भी वो भी सिर्फ नाम मात्र के लिए ही मुखिया होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विशेषताएं। राष्ट्रपति का चुनाव
अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया आयरलैंड से। जो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है वो किस बेस पे होता है, आयरलैंड से लिया गया था। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति भारत की विशेष स्थिति में विकसित कुछ हद तक ब्रिटिश प्रणाली से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य और उनकी शक्तियां। जो कार्यपालिका की शक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, किसकी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, और राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति करते हैं। ये क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, जो मंत्री परिषद है उन्हें भी बनाते हैं, उन्हें भी शपथ दिलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्योंकि प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, वो हमारी जनता चुनती है। लेकिन शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, मंत्री परिषद भी ऐसे ही बनाई जाती है, बनाते तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो उनकी सलाह पर वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। ऐसे राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें भी शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। विधायी शक्तियाँ क्या क्या है, संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, संसद द्वारा पारित बिलों पर हस्ताक्षर करना, अध्यादेश जारी करना, ये सब इनकी विधायी शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां क्या क्या है, क्षमादान, दंड माफी, दंड कम करना, आपातकालीन शक्तियां जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो लगाया था आर्टिकल 352 के तहत, जो राज्य आपातकाल लगाया जाता है वो लगाया था आर्टिकल 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लगाया था आर्टिकल 360 के तहत। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुनाव होता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर मनोनीत सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। मतों की गणना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत होती है। राष्ट्रपति का महाभियोग इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो लगाया जाता है किसके अकॉर्डिंग, लगाया जाता है आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या है, नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, पात्रता लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, और लाभ का पद वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। जिस टाइम वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होते हैं। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है इनके। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इकलौते राष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार कार्यकाल पूरा किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियां मंत्री परिषद की सलाह पर निर्भर करती है आर्टिकल 74 के तहत। अध्यादेश शक्ति राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, जो कि आर्टिकल 123 के तहत वर्क करती है। निष्कर्ष क्या है, भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह एक नाम मात्र का प्रमुख होता है जो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत कार्य करता है। उसकी सभी शक्तियां संविधान द्वारा नियंत्रित होती है और वह प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। ये थे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल और प्रेसिडेंट से रिलेटेड शक्तियां, जो थी उनकी शक्तियां, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका किस तरह से वो वर्क करती हैं, किस किस को वो इलेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें राष्ट्रपति से रिलेटेड दी गई थी। अब देखते हैं आज की करंट अफेयर क्या क्या है हमारी करंट अफेयर में, तो देखते हुए चलते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़। उससे पहले हम उपराष्ट्रपति का पद थोड़ा सा देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से भी उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है, अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता, केवल विधानमंडल से जुड़ा होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है और राज्यसभा का सभापति होने का जो प्रावधान है भारत की विशिष्ट संसदीय प्रणाली के अनुसार विशिष्ट व्यवस्था, अनूठी व्यवस्था है।
उपराष्ट्रपति के थोड़े आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद है आर्टिकल 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे, आर्टिकल 66 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 67 में है कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया, और जो आर्टिकल 67 में है रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 69 में है उपराष्ट्रपति की शपथ और आर्टिकल 70 में है आकस्मिक प्रावधान जब उपराष्ट्रपति अनुपलब्ध हो। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट न्यूज पर। आज की करंट अफेयर की फर्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया बयान के अनुसार आधुनिक भारत के लिए चोल साम्राज्य की विरासत निम्न में से क्या प्रदान करती है? तो ये करती है सैन्य नौसैनिक शक्ति के माध्यम से आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता के लिए रोड मैप। क्या है ये? तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जुलाई 2025 में तमिलनाडु की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने चोल साम्राज्य को एक प्राचीन रोड मैप कहा बताया, जो कि विकसित भारत की दिशा में आर्थिक और सैन्य शक्तियों पर आधारित था, जैसे कि उनकी नौसैनिक अक्षमता, व्यापार और आंतरिक प्रशासन। नेक्स्ट है क्यों चोल विरासत को आधुनिक भारत के लिए रोड मैप माना जा रहा है? सैन्य और नौसैनिक शक्ति के कारण राजेंद्र चोल प्रथम की नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने अभियान चलाए, जिससे भारत की प्राचीन थलासोक्रेटिव शक्ति स्थापित हुई। आर्थिक और स्थापत्य कौशल्य क्या क्या है? बृहदीश्वर मंदिर जैसे अद्वितीय स्थापत्य चमत्कार और चोल ब्रोंज मूर्तिकला आज तक वैश्विक स्तर का सम्मान बनी हुई है। पर्यटन एवं सांस्कृतिक संरक्षण पहल। केंद्र सरकार ने अब चोल मंदिरों के पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पहल की और तमिलनाडु सरकार ने 19 करोड़ टैंक की पुनर्विकास की घोषणा की है चोलागन गम में। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई 44वीं साइट कौन सी है? तो जो भारत की 44वीं साइट है वो है मराठा सैन्य परिदृश्य। कौन सी है? मराठा, अभी मैंने आपको बताया था मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें कितने वो परिदृश्य जिसमें 12 किले यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। मराठा के 12 किलो को यूनेस्को में शामिल किया गया है। 11 किसके हैं? महाराष्ट्र के हैं और एक है तमिलनाडु के। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक धरोहर स्थलों वाला देश कौन सा बना है? तो वो बना है कौन? इटली, और जो बना है वो है सबसे ज्यादा इटली और चीन। कौन है? इटली और चीन। इटली व चीन बना हुआ है। कितनी 50 से अधिक जो स्थल है इसमें शामिल है चीन के, और 50 से अधिक स्थल इटली के यूनेस्को में शामिल हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक धरोहर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर समिति के 47वीं नंबर की सत्र कहाँ आयोजित हुई? तो वो हुई है पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। और पेरिस ही यूनेस्को का मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में ही है। तो फ्रांस के पेरिस में हुई थी। इसके आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे। 2025 में भारत की 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य है। इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित मराठा साम्राज्य द्वारा निर्मित 12 किले हैं, जो कि मराठा छत्रपति शिवाजी द्वारा बनाए गए किले हैं। इटली और चीन दोनों देशों के पास यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक स्थल दर्ज है। प्रत्येक के पास 50 से अधिक स्थल इसमें शामिल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में 47वीं सत्र 6 जुलाई से 16 जुलाई 2025 के बीच पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुई। यह सत्र यूनेस्को मुख्यालय में हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक धरोहर स्थलों के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का है 6वां स्थान, 6th नंबर का है। और एशिया में ये 2nd नंबर पर है। एशिया में 2nd नंबर पर है। एशिया में कौन से नंबर पे? 2nd नंबर पर। चीन के बाद ये आता है 2nd नंबर पर। केंद्रीय सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो वो बढ़ा दिया 22 अगस्त 2026 तक। 22 अगस्त 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो वो होते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। कौन होते हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी। ये मैंने इसके आंसर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। भारत और यूके ने हाल ही में किस प्रकार के समझौते
समझौता किया है, तो उन्होंने क्या है, व्यापार समझौता। किस पर? व्यापार समझौता। बिहार के मसौदा मत दर्शक सूची में कितने मतदाता संभावित रूप से शामिल हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं लगभग 61 लाख लोग। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन की निगरानी करने के लिए बनाया गया है? तो वो है निसार। कौन सा है? निसार। वो है निसार। इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार एक संयुक्त उपग्रह मिशन है जिसे भारत की इसरो और अमेरिका की नासा द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों को रेडार इमेजिंग के जरिए मापना, जैसे कि भूकंप, हिमनदों की गति और बर्फ की परतों को पिघलना आदि। ये किसका काम है? ये निसार काम करेगा। हाल ही में लागू की गई यंग प्रोफेशनल स्कीम भारत और किस देश के बीच समझौते का हिस्सा बनी है? तो ये है किसके बीच का? यूनाइटेड किंगडम का, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ये हिस्सा बनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज जो हाल ही में समाचारों में थी, मुख्यतः किस प्रजाति समूह में पाई गई है? तो ये है मवेशी। कौन सी? मवेशी, जो कि भैंसों और गायों में ये बीमारी हो जाती है, मानव में नहीं होती है, ये सिर्फ गायों और भैंसों में होती है। क्या है इसके लक्षण? लिम्पी स्किन डिसीज एक वायरल बीमारी है जो विशेष रूप से गायों और भैंसों को प्रभावित करती है, कैप्री पॉक्स वायरस के कारण होती है और मच्छर, मक्खी, जूं आदि कीड़े इसके वाहक होते हैं। इसका लक्षण है त्वचा पर गांठ होना, बुखार, दूध में के उत्पादन में गिरावट, कुछ मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। यह बीमारी मानव में नहीं फैलती, लेकिन इससे पशुपालन को भारी नुकसान होता है। भारत में इसका प्रकोप 2022-23 में कई राज्यों में देखा गया था, जिससे लाखों पशु प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ऐसी योजना का क्या नाम है जो भारतीय युवाओं को यूके में 2 वर्षों तक रहने का, काम करने और पढ़ने की अनुमति देती है? तो वो है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ये है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम एक द्विपक्षीय वीजा समझौता है जिसे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच वर्ष 2023 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 30 वर्ष के बीच के भारतीय युवाओं को 2 वर्षों तक यूके में रहने, काम करने और पढ़ाई करने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? भारत में हर वर्ष आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है 24 जुलाई को। कब बनाया जाता है? 24 जुलाई को बनाया जाता है। देखते हैं, आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन भारत में आयकर प्रणाली की स्थापना की याद में मनाया जाता है। ये किसने शुरू किया था? 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर कानून लागू किया था। यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 की क्रांति के बाद वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए लाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य करदाताओं की भूमिका को सम्मान देना और स्वैच्छिक कर का अनुपालन को बढ़ावा देना है। काठमांडू में भारत, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, काठमांडू में भारत और नेपाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में 5 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं को भारत सरकार के अनुदान से कुल 360 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से लागू किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, कुछ न्यूज़ हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, कुछ वन लाइनर और कुछ डिटेल में ऐसे मैंने दी हुई है कि जिस तरह भी एग्जाम में आए हमें कुछ भी नया ना लगे और हम स्टेटमेंट हो या फिर ऑप्शन हो हम अच्छे से करते हुए चलें। प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूके के बीच एक व्यापार मुक्त समझौते पर हस्ताक्षर हुए। FTA समझौते में ब्रिटिश शराब और कारों पर शुल्क में कटौती और भारतीय वस्त्रों व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शुल्क मुक्त पहुंच देने की व्यवस्था होगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में $55 बिलियन हो गया है। वर्तमान में जो 25 जुलाई 2025 को तक यूके के जो प्रधानमंत्री वो है सर कीर स्टारमर। कौन है? स्टारमर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, एक नियुक्ति हुई है। HDFC सिक्योरिटी में मुख्य ऑपरेटिंग और डिजिटल अधिकारी रहे संदीप भारद्वाज को जुलाई में पेटीएम मनी, किसका? पेटीएम मनी का नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। वे पहले कौन थे इसके? राकेश सिंह थे, अब कौन है? संदीप भारद्वाज हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, चलो जी, EU
रूस पर यूरोपीय संघ ईयू द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंध, नायरा एनर्जी भारत पर पहली बार प्रतिबंध। क्या हुआ है, ट्रंप ने 18वां प्रतिबंध लगाया है रूस पर। अब रूस पे डायरेक्ट ना लगा के उसने क्या किया, तीसरा देश मीन्स जो भी रूस से तेल खरीद कर किसी दूसरे को बेच रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। जैसे भारत रूस से तेल खरीद कर ईयू को बेचता था, तो क्या हुआ, ईयू पर प्रतिबंध लगा दिया कि अगर तुम वहाँ से ऑयल खरीदोगे तो आप पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस डर से ईयू ने क्या कहा है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है कि हम ये ऑयल नहीं खरीदेंगे। जैसे रूस से हम कम कीमतों पे खरीदते थे और फिर क्या करते थे, उसे रिफाइनरी कर कर ईयू को बेच देते थे। उससे ईयू को भी बेनिफिट होता था, भारत को भी बेनिफिट होता था। लेकिन अब ट्रंप को तो अपनी राजनीति चलानी ही है, रूस पे उसका कोई हो नहीं रहा है, रूस पे उसका कोई दबाव नहीं बन रहा है, रूस पे वो कितने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन रूस तो बिल्कुल ऐसे बैठा है कि उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए ट्रंप ने क्या किया, अब तीसरे देश पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यूरोपीय संघ ईयू ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए रूस का 18वां प्रतिबंध पैकेज लागू किया है। इन प्रतिबंधों में पहली बार भारत की एक ऑयल रिफाइनरी क्या होती है, वहां से ऑयल लाके यहाँ पे उसे रिफाइनरी करके आगे बेचा जाता था। वो कौन सी कंपनी है, नायरा एनर्जी लिमिटेड, आपने सुना भी होगा नायरा एनर्जी लिमिटेड। वाडीनार गुजरात में ये शामिल किया गया था। जो रूसी कंपनी है ये रोसनेफ्ट की स्वामित्व में है, इसीलिए ये रूसी स्वामित्व वाली कंपनी है। तो इस पर क्या किया जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसके। अब कोई भी तीसरा देश जैसे भारत यदि रूसी कच्चे तेल से बना हुआ उत्पाद बेचता है तो ईयू उसे आयात नहीं करेगा। ब्रिटेन जो अब ईयू का सदस्य नहीं है, उसने भी रूस पर समान प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ईयू के इस पैकेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं कि अगर रूस 50 दिनों में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करता है तो अमेरिका भी कठोर प्रतिबंध लगाएगा। रूसी तेल पर मूल्य क्या है, यह वैश्विक औसत मूल्य का 15% कम होगी। क्या क्या इसके इफेक्ट बनेंगे, क्या क्या होगा, देखते हैं। नायरा एनर्जी अब अपने पेट्रोलियम उत्पाद ईयू और यूके को नहीं बेच सकती है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रूस से यूरोप पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। 2 चीनी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अभी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका ये सब क्या है, ये अभी बचे हुए हैं, लेकिन सब पर लगा हुआ है तेल। अब भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कर रहा था भारत कि वहाँ से जब सस्ते दामों पर खरीद रहा था तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो तेल का दाम है वो कम हो गया था, नहीं, तेल का दाम वही बना हुआ था। घरेलू जो तेल के उत्पाद थे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही बना हुआ था। बस इतना कर रहा था कि वो रिफाइनरी करके भारत किसको बेच रहा था, ईयू को बेच रहा था, उससे बेनिफिट ले रहा था। अब उसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। 2023-24 में भारत ने यूरोप से $19.2 बिलियन मूल्य की पेट्रोलियम उत्पाद किया, जिसमें पेट्रोल, डीजल और एटीएफ निर्यात किए गए। 24-25 में यह घटकर $15 बिलियन हो गया। तेल की कीमतों में क्या हुई, गिरावट आई। इनमें से लगभग $5 बिलियन मूल्य के उत्पाद रूसी तेल से बने थे। अब ईयू को निर्यात कम हो सकता है, ईयू का जो निर्यात है वो कम होगा। तेल आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। यूक्रेन युद्ध से पहले रूसी तेल की हिस्सेदारी में सिर्फ 2 से 3% ही हम क्या करते थे, खरीदते थे। अब भारत द्वारा आयात किए गए कच्चे तेल में रूस की हिस्सेदारी लगभग 40% हो गई है। भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदकर अपनी आयात लागत कम रखी और घरेलू दाम, जो हमारे घरेलू दाम है, अंदर के जो हमारे देश के दाम थे वो स्थिर बनाए रखे। भारतीय रिफाइनरियां इस सस्ते तेल से उत्पाद बनाकर ईयू को निर्यात करके लाभ कमा रही थी। नेक्स्ट है, अब रूसी तेल से बने उत्पादों का यूरोप में निर्यात मुश्किल होगा, जिससे रिफाइनरियों के मुनाफे में गिरावट हो सकती है। ईयू पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत से सस्ते पेट्रोलियम उत्पाद मिलने से यूरोप के ग्राहकों को राहत मिलती थी। अब इन पर प्रतिबंध लगने से कीमतें बढ़ेगी और मुद्रास्फीति में इजाफा हो सकता है। क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईयू और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध। रूस यूक्रेन युद्ध। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। अमेरिका, ईयू जो कि नाटो के देश हैं, रूस के बैंकों, तेल, गैस, अन्य क्षेत्रों पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। रूस का तेल और गैस सेक्टर सबसे अधिक निशाने पर रहा, क्योंकि रूस में सबसे मात्रा में सबसे ज़्यादा वो क्या निर्यात करते हैं, तेल और गैसें निर्यात करते हैं। देखते हैं,
एग्जाम में पूछे जाने के जो चांसेस है क्वेश्चन को किस तरह से है कि ईयू का 18वां प्रतिबंध किस देश की रिफाइनरी पर लागू हुआ, तो भारत की नायरा एनर्जी पर, जो कि रूसी स्वामित्व वाली कंपनी है। रूस ने भारत के कच्चे तेल का हिस्सा कितना है, लगभग 42% है। भारत का यूरोप का तेल निर्यात कितना था, 24 सन 2023 और 24 में, तो वो था 19.2 बिलियन डॉलर। नया तेल मूल्य कैंप कितना है, औसत मूल्य में 15% की कमी आई। वर्तमान ईयू प्रतिबंध में शामिल नहीं, पर ट्रंप ने चेतावनी दी है। प्रतिबंध से छूट प्राप्त देश कौन कौन से हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की न्यूज़। अब चलते हैं हम अपने स्टेट सिक्किम पर। सिक्किम स्टेट में 4 जिले हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और साउथ। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। राज्य का नाम सिक्किम संस्कृत शब्द में जो सुखिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शांत स्थान। राजधानी है गंगटोक, पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित है। गंगटोक जो है पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित है। राज्य का गठन हुआ था 16 मई 1975 में। भारत का 22वां राज्य बना और जो राज्य का क्षेत्रफल है वो है 7096 वर्ग किलोमीटर। 7096 वर्ग किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत का जो दूसरा सबसे राज्य है वो सिक्किम है और फर्स्ट कौन सा है, गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। राज्य की सीमाएं, ये किस किस राज्य से और किस देश से अपनी सीमा साझा करता है। तिब्बत से करता है जो कि चीन का भाग है, पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिमी बंगाल से। राज्य की भाषा नेपाली भी बोली जाती है, साथ ही अंग्रेजी, भूटिया, लेमचा भी आधारित भाषाएं हैं। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। और पार्टी किस पार्टी से है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से है। ये शुरू में 2019 में मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद ये मई 2024 में फिर से मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण आचार्य, जो कि फरवरी 2023 में बने थे और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। सिक्किम के जिले कौन से हैं, तो 4 प्रमुख जिले हैं। कौन कौन से, पूर्व में सिक्किम है जिसकी राजधानी गंगटोक है। पश्चिम सिक्किम प्रमुख नगर है गेइजिंग और युक्सोम। उत्तर सिक्किम प्रमुख स्थान है मंगन, लाचेन, लाचुंग। और दक्षिण सिक्किम है शहर जिसका नाम है नामची। नामची दर्रे का नाम आपने सुना होगा, तो ये है नामची। सिक्किम की कुछ अन्य खास बातें, लाल पांडा यहाँ का सिक्किम का राजकीय पशु है। डेनजोंग भाषा नेपाली, भूटिया और लेमचा यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यह भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, 2016 में घोषित हुआ। युमथांग वैली, गुरुडोंग मार झील और नाथुला पास प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ऑर्गेनिक क्या होता है कि जहाँ पर खाद्य पदार्थों का यूज नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो इसमें है फैमबोंग लोसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गंगटोक के पास पूर्व सिक्किम में है। मायोलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पश्चिम सिक्किम में है। सिंगबा रेंडोड्रेन जो कि उत्तर सिक्किम में है, जो कि लाचुंग पास के पास है। बारडा स्केल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम सिक्किम में। कोंगोशला एल्पलाइन गंगटोक के पास में है। और सिंगीबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, फूलों के लिए प्रसिद्ध रेंडोड्रोन की विविध प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है राज्य के जिले, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 जिले हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और नए जोड़े गए 2 जिले और भी हैं, वो कौन कौन से हैं, पंक्योंग और सोरेंग। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद मैंने आपको बताया था, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह। राज्य विधानसभा सीटें हैं 32। एक सीट केवल बौद्ध भिक्षुकों के लिए आरक्षित है वहां पर। कुल जनसंख्या है 6.1 लाख कुल जनसंख्या है 2011 की अकॉर्डिंग, क्योंकि जनसंख्या जो गणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग 6.1 लाख वहाँ की जनसंख्या है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। लिंग अनुपात 890 है 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर 890 महिलाएं हैं। राष्ट्रीय औसत से कम है। साक्षरता दर 82.2% है। पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 87.3% और महिलाओं की जो है वो है 76.4%। जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। जनजातियां भूटिया, लेपचा, लिम्ब, नेपाली जनजातियां, गोरखा आदि वहाँ की जनजातियां हैं। धर्म कौन कौन से हैं, 57% हिंदू हैं वहाँ पर, बौद्ध है 28%, ईसाई है 10% और अन्य है 5%। नागरिकता, जनजातीय पहचान, सिक्किम सब्जेक्ट्स रजिस्ट्रेशन 1961 के अंतर्गत बहुत से लोग सिक्किम में माने जाते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है, वो है 86। 1 किलोमीटर में कितने 86 व्यक्ति वहाँ पर निवास करते हैं। भारत में सबसे कम घनत्व में एक
भारत में सबसे कम घनत्व में एक है। शहरीकरण लगभग 25% है। अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जनसंख्या विशेषताएं हैं प्लाटो जनसंख्या, कम वृद्धि और स्थिर जनसंख्या। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, पहाड़ और पर्वत कौन कौन से हैं सिक्किम में, तो वो है कंचनजंगा जो कि 8,586 मीटर ऊंची है, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है। सिक्किम की पहचान इसी पर्वत से होती है। झीलें कौन कौन सी हैं, तो झीलें हैं झांगू झील, गुरु डोंगमार झील, ये दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जिसकी कितनी ऊंचाई है 17,800 फीट इसकी ऊंचाई है। नदियाँ कौन सी है, तीस्ता, रंगीत। वन क्षेत्र 47% वहाँ पे वन पाए जाते हैं, घने वन, बर्फीली चोटियाँ और जैव विविधता। ये थी। चलते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी में देखते हैं रेड पांडा वहाँ का राज्य पशु है, डोफने फूल राज्य फूल है, रंगीली तीतर राज्य पक्षी है, समशीतोष्ण बर्फबारी और भारी वर्षा जून सितंबर में वहाँ की जो जलवायु है। राष्ट्रीय उद्यान कौन से, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था, कब, 2016 में। अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, फैम्पटन, मैनीन, मानेभंज और सिंगवा। यूनेस्को धरोहर में क्या क्या शामिल है, तो वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में, और राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 जो कि सिलीगुड़ी से गंगटोक तक बना हुआ है, ये यूनेस्को में शामिल है। हवाई अड्डा कौन सा है, पाक्योंग एयरपोर्ट 2018 में शामिल किया गया, सिक्किम का पहला हवाई अड्डा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है, चीन से, जो कि नाथुला पास भूटान से करता है और नेपाल से करता है। भारतीय सेना की उपस्थिति क्या अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है, भ्रष्टाचार में सबसे कम रैंकिंग है, प्रशासनिक पारदर्शिता में अव्वल है। शिक्षा का स्तर क्या है, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड। शिक्षा का स्तर है उच्च प्राथमिक स्तर तक फ्री एजुकेशन है, जीरो वेस्ट है, नीति पर काम करने वाला पहला राज्य है, पर्यावरण स्वच्छता में मॉडल है। प्रमुख त्योहार कौन से है, तो वहाँ पे जो त्योहार मनाए जाते हैं वो है लोसूंग, शागा दावा, ताशलिंग और बुद्ध त्योहार, ये वहाँ पे बनाए जाते हैं। सिक्किम एक छोटा मगर शांतिपूर्ण, जैविक और साक्षर, पर्यावरण प्रेमी राज्य है। अपनी सीमित जनसंख्या, साफ सुथरा प्रशासन, उच्च साक्षरता और जैव विविधता के कारण यह भारत के सबसे प्रेरणादायक राज्यों में से एक है। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर, जिसमें हमने प्रेसिडेंट को कवर किया, आज की करंट अफेयर और हमारा सिक्किम राज्य। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत।